हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग देख रहे हैं अपना लूसेंट में पॉलिटी के एमसीक्यू, जिसमें हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी देख लिए हैं। आज ये तीसरा वीडियो है। आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं उन्हें देखा होगा। नहीं देखा है तो चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है लूसेंट पॉलिटी एमसीक्यू के नाम से, आप जाकर के उन्हें वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, और हाँ ये चैप्टर 2 है लूसेंट में, जो चैप्टर 2 दिया हुआ है जिसका नाम है संविधान सभा। इसी संविधान सभा से मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। यद्यपि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि सबका एमसीक्यू जो है करवाना पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ें होंगी ज़्यादातर तो मैंने एमसीक्यू में ही रख लिए हैं। कुछ अदर चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, यानी कि बोल के बता देंगे, तो एक मतलब कि ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट ये वाला वीडियो देख लें, यानी कि जिसमें मैंने पूरी कंप्लीट लूसेंट पॉलिटी कराई है, तो इसी चैनल पे मैंने कराई हुई है लूसेंट पॉलिटी के नाम से, तो उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए देखेंगे हम लोग अपना आज का पहला क्वेश्चन। और आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि राजनीतिक दलों के आधार पर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर भीमराव अंबेडकर। तो आप देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जो है वो थे हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रारूप समिति के बारे में और जान लेते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि ये जो प्रारूप समिति है ये मतलब कि आई कब थी, यानी कि इसका गठन कब किया गया था। तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और क्यों गठन किया गया था, तो जो BN राव जी थे उनके द्वारा एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है संविधान का प्रारूप जो है किनके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये जो है याद रखिएगा जो VN राव जी थे उनके द्वारा। और उसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया और प्रारूप समिति का गठन किया। ठीक है, और इस प्रारूप समिति के गठन के बाद जो उसके अध्यक्ष बनाए गए वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनके अलावा ये तो मतलब अध्यक्ष थे। टोटल ये जो समिति बनी थी इसमें टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, इस समिति में प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। वो अन्य जो 7 सदस्य थे उन्हें पूरा बता देते हैं, जिसमें अध्यक्ष के रूप में भीमराव रामजी अंबेडकर थे। इसके अलावा आप सुनिए कि एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर तथा कन्हैया लाल माणिक राव मुंशी। 5वें थे हमारे सैयद मोहम्मद शादुल्ला, और 6ठे हैं डॉक्टर एन माधव राव। और ये जो एन माधव राव हैं इनका पूछा जाता है कि ये किसके स्थान पर आए थे, तो ये BL मित्र के स्थान पर आए थे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे DP खेतान। वैसे तो DP खेतान थे, लेकिन DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह पर TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो याद रखिएगा ये जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति है जिसका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। किस लिए किया गया था, मैंने बता दिया कि BN राव जी के द्वारा जो तैयार किया गया था संविधान का प्रारूप, उस पर विचार विमर्श करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। चलिए हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो मैंने ये डेट बता दी ना, ये इस वजह से बताई 29 अगस्त 1947, क्योंकि उत्तर प्रदेश PCS आजकल जो मतलब क्वेश्चंस बना रहा है उसको बहुत चस्का लग गया है क्रोनोलॉजी का। तो 2023 या 22 में भी इस तरह से 4 विकल्प दे दिए थे, यानी कि संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ, संविधान में प्रारूप समिति कब गठित की गई, और इसके साथ संविधान लागू कब हुआ। यद्यपि उसके लिए बड़ा कठिन शब्द यूज़ किया था, वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली ये पूछ क्या रहा है। तो इस तरह से वो 3-4 घटनाओं को दे करके उसका क्रोनोलॉजी पूछ ले रहे हैं, तो इस वजह से मैंने बता दिया है। अब जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि UP PCS पूछ रहा है तो अन्य जो मतलब कि आयोग हैं वो कसम खाए बैठे हैं कि नहीं हम नहीं पूछेंगे, वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसकी डेट भी बता दी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां आपसे पूछ रहे हैं कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस क्या हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है,
अब आप देखिए कि जो संविधान सभा थी उसकी कुछ समितियां और उसके अध्यक्ष जो आपको लूसेंट में बताए गए हैं। वैसे तो बहुत सारी समितियां थी, लेकिन आप जो बड़ी बड़ी समितियां देखेंगे तो 13 या 12 ऐसे करके आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं 12, कहीं कहीं 13, और कई सारी जो है छोटी छोटी समितियां थी और कई उप समितियां भी थी। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो तो है ही, इसके अलावा भी जो समितियां हैं उन्हें जान लीजिए। जैसे जो संचालन समिति है और झंडा समिति है, दोनों पूछा जाता है, ठीक है। तो संचालन समिति, झंडा समिति और प्रक्रिया नियम समिति, ठीक है। तो ये तीनों जो समितियां हैं इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों को याद रखिएगा एक साथ। संचालन समिति मैंने तो ऐसे ही याद करके रखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने झंडे की प्रक्रिया को संचालन करने का निर्णय लिया। इस टाइप के करके मैंने ट्रिक्स बना के याद रखा है। तो इन तीनों ही समितियों के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं, ये मुझे याद रहता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा कि जो हमारी संघीय संविधान समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी थी प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति की मैंने बता दिया कि जो भीमराव रामजी अंबेडकर थे वो थे। और अगली देखिए कि संघ शक्ति समिति, और इसके भी संघ से आप देखिएगा कि जो भी संघ से संबंधित समितियां हैं उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई है। और अगला देखिए जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक मतलब सलाहकार समिति बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही यहाँ पे पूछा भी गया था। इसके अलावा आप देखिए कुछ छोटी छोटी समितियां हैं, जैसे कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जो जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्र थे इनके लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 आपको उप समितियां देखने को मिलेंगी, उन्हें भी देख लीजिए। और वो उप समितियां कौन है? सबसे पहली तो मौलिक अधिकार उप समिति है जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की। दूसरी है अल्पसंख्यक उप समिति और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? HC मुखर्जी ने। तीसरी कौन सी है? तो तीसरी है उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, जिसमें आप असम को छोड़ दीजिए तथा आंशिक रूप से छोड़े गए अन्य क्षेत्र भी थे, जिसमें उसकी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गोपीनाथ बारदोलई। ये कभी पूछा नहीं गया है, क्या पता पूछ ले, आजकल गड़े मुर्दे खूब उखाड़े जा रहे हैं। फिर ऐसे करके 2-4 और थी, तो इन सबको याद रखिएगा। जो मेन थी वही ऊपर वाली थी, संचालन समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति और संघ शक्ति समिति। और साथ में जो राष्ट्रध्वज समिति और प्रक्रिया नियम समिति है, ये सारी समितियां खूब ही पूछी जाती हैं, तो इन्हें एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी ऊपर हम आपको बता के आ ही रहे हैं, तो पूछ क्या रहे हैं? संविधान सभा की जो संघ शक्ति समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने बताया ना कि आपको जो भी संघ से संबंधित समितियां मिलेंगी लगभग उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया था कि मौलिक अधिकार जो उप समिति थी इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ठीक, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? 296, 389, 15 या फिर 229। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए वाला, यानी कि 296। तो जो संविधान सभा थी उसमें आप देखेंगे कि टोटल 296 सदस्य थे, ठीक है। और आप देखिए कि इनका विभाजन भी कई आधारों पे किया गया है। और अगर आप उसका विभाजन करके देखेंगे कि उन जो संविधान सभा 1946 में बनाई गई थी उसमें समुदाय के आधार पर जो है प्रतिनिधित्व तय किया गया था, जिसमें आप देखेंगे कि जो हिंदुओं के लिए सीटें थी या हिंदुओं का समुदाय था उनके लिए कितनी थी? तो 163 सदस्य उसमें शामिल थे हिंदू। जबकि जो मुस्लिम थे वो कितने थे? वो थे 80। जो अनुसूचित जाति यानी SC है वो 31 थे। और जो भारतीय ईसाई हैं वो 6 थे। जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनकी भी संख्या 6 थी। सिखों की की संख्या कितनी थी? 4। एंग्लो इंडियंस 3 और पारसी 3। डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मुस्लिम कितने थे, हिंदू कितने थे। SC का तो कई बार पूछा गया है। तो SC जो कैटेगरी थी उसमें 31 सदस्य इसमें शामिल थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि जो संविधान, अगला क्वेश्चन है ही मेरे ख्याल से, तो ये देखिए आ ही गया है यहाँ पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा में मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? अभी बताए 80 थी। तो बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भी खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी?
ऑप्शन है 296, ये तो टोटल था। 389 तो ये भी नहीं होगा। 229 ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन जो सी वाला है वो सही हो जाएगा, यानी कि 15। तो जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो उसमें टोटल 15 महिलाएं थी। एक क्वेश्चन खूब बनता है इस मतलब कि इस वाले वाकये से कि आप बताइए कि संविधान सभा में कितनी मुस्लिम महिलाएं शामिल थी। और आप याद रखिएगा कि केवल एक मुस्लिम महिला थी और उनका नाम क्या था, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ठीक है, क्या नाम था, बेगम एजाज रसूल नाम था उनका। और ये कहाँ से थी, तो ये संयुक्त प्रांत से आई थी। ठीक है, संयुक्त प्रांत, अभी जो उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलता है पहले वो संयुक्त प्रांत ही था, बाद में इसका नाम जो है वो उत्तर प्रदेश पड़ा है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वैसे तो हम चाहें तो आपको 15 के 15 का नाम बता सकते हैं, लेकिन पूछा नहीं जाता है। आप एक बार जाके हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, तो आपको 15 के जो नाम है वो मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। ऑप्शंस देखिए, अम्मू स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी या राजकुमारी अमृत कौर। तो जाहिर सी बात है कि इंदिरा गांधी उसमें शामिल नहीं थी, बाकी जो है वो सारे लोग शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि संविधान सभा में किस समुदाय के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक थी। अभी हमने बताया आपको कि सबसे ज्यादा हिंदू थे, तो ऑप्शन जो बी वाला है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टोटल मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना है कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। पहला है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये यूपीएससी में 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। यूपीएससी 2023 या 24 दोनों में से कोई है, प्रीलिम्स में पूछा गया था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। हालांकि हमने क्वेश्चन में आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो इसका सही आंसर तो होगा मतलब बी वाला। चलिए कुछ इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप देखिए कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का भी संकल्प लिया था, और उस 2 उपाध्यक्ष के तहत जो पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। पूछा गया है ये क्वेश्चन भी कि एच.सी. मुखर्जी जो है वो संविधान सभा के पहले मतलब कि संविधान सभा ने जो 2 उपाध्यक्ष बनाया था उसमें कौन शामिल है, तो एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, और इनके बारे में देखिए कि ये 25 जनवरी 1947 को निर्वाचित हुए, जबकि जो दूसरे उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो थे वी.टी. कृष्णामाचारी। और ये कब बनाए गए थे, तो 16 जुलाई 1947 को वी.टी. कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष बनाए गए। और इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कब, 11 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो आप देखिए कि जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 9 दिसंबर 1946। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है हमारे पास 11 दिसंबर 1946। तीसरा है कि 29 अगस्त 1947, और इसी के साथ साथ लास्ट वाला है कि 26 जनवरी 1950। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो संपन्न होती है। ये भी याद रखिएगा कि कहाँ पे हुई थी, तो न्यू दिल्ली, यानी कि जो नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक कौंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन है, वहाँ पर हुई थी। ठीक है, ये पुस्तकालय का भवन भी पूछा जा सकता है कहाँ पे हुई थी ये, तो दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर का जो पुस्तकालय भवन है वहीं पे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और यहीं पर इसी जगह पर जो मतलब की सभा है, इसके सबसे बुजुर्ग सदस्य जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको मतलब की सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यही जो पहली बैठक हुई है यहीं पे इनको नियुक्त किया गया था, और ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ये जो मतलब कि कंसेप्ट लिए थे वो कहाँ से आया था, तो ये फ्रांस से आया था। ठीक है, तो इसी सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या होगा, ए वाला 9 दिसंबर 1946।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो अभी ऊपर बताया ही थे कि 12-13 जो मिले आपको टिक करके आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बार बार क्यों देखना, अभी बताए थे कि भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ कह रहे हैं कि संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो अभी ऊपर हम हालांकि बता के आ रहे हैं कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि ये सब छोड़िए, ये सब कुछ नहीं है, ये मैं जब क्वेश्चन कर रही थी उस टाइम पे मैंने बोल बोल के किया ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। कह रहे हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी ऊपर हमने बताया कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था, क्वेश्चन नंबर 15 का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि संविधान सभा में प्रांतों के लिए कितने स्थान आरक्षित थे? तो ये जो संविधान सभा थी इसमें आप देखेंगे टोटल सदस्य कितने थे, और उन टोटल सदस्यों के अलावा कितना जो है प्रांतों के लिए गठित किया गया था या आरक्षित किया गया था। तो पहले तो इसका उत्तर ही जान लीजिए कि इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि 229। तो संविधान सभा में प्रांतों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई थी वो 229 थी। यहाँ देखिए कि देश का जब विभाजन हुआ तो उसके बाद संविधान सभा का जो पुनर्गठन किया गया था वो कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1947। ठीक है, तो मतलब जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 को क्या किया गया है? तो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। ठीक, आगे देखिए 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान जो सभा थी इसके सदस्यों की जो टोटल संख्या वो कितनी थी? वो थी 299। इस 299 में आप देखेंगे कि प्रांतीय सदस्य जो थे वो कितने थे? तो प्रांतीय सदस्य जो थे वो 229 थे, और जो बचे वो क्या थे? तो वो देशी रियासतों के सदस्य थे। कितने? तो 70। ठीक है, 70 जो है वो देशी रियासतों के सदस्य थे, जबकि प्रांतीय जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 229। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसका आंसर मैंने बता ही दिया कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया? ये क्वेश्चन आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? 2 सितंबर 1946, 26 नवंबर 1949, या 26 जनवरी 1950, या 15 अगस्त 1947। तो आप देखिए कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था वो 2 सितंबर 1946 को किया गया था, और यहाँ पे आप देखेंगे कि पीएम के रूप में नेहरू जी बने थे। ठीक है, तो पीएम इसमें जो बनाए गए थे वो नेहरू जी थे। मतलब कि क्या नाम था उनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहे हैं कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है उत्तर क्या हो जाएगा कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? अभी हमने ऊपर देखा 31 अक्टूबर 1947 को जो है पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ कह रहे हैं कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए वाला, यानी कि 299। अभी हमने बताया कि 299 टोटल थे, जिसमें आप देखेंगे कि 70 जो है वो देशी रियासतों से थे, देशी रियासत, जबकि जो 229 थे वो कहाँ से थे? तो प्रांतीय सदस्य थे। ठीक, प्रांतीय सदस्य। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 आप बताइए कि भारत का संविधान कब पारित किया गया? ऑप्शंस क्या है? 17 अक्टूबर बिल्कुल भी नहीं, 26 नवंबर, 26 जनवरी। दो ही ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकता है, बा वाले में और शाह वाले में, यानी कि बी और सी के अलावा और कहीं कंफ्यूजन होने का चांस है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो संविधान जो है संविधान कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तब इसमें, यानी कि जिस टाइम पे ये पारित किया गया था उस टाइम में इसमें 22 भाग थे। कितने? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे, और इसी के साथ साथ इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय इसमें जो है 8 अनुसूचियां थी। कितनी? तो 8 जो है शेड्यूल थे। ठीक,
तो जब हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान पारित किया गया था, उस टाइम पे इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे तथा 8 अनुसूचियां थी। ठीक, अभी वर्तमान में आप देखिए कि ये जो अनुच्छेद हैं इनकी संख्या आपको 475 के पार मिलेगी, जबकि जो भाग है वो 25 हो गए हैं। और आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं कि 22 भाग ही हैं, आर्टिकल्स बढ़ा सकते हैं और अनुसूचियां बढ़ा के दिखा सकते हैं। तो हुआ क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई नया पार्ट आ गया है। जैसे भाग 9 है, पहले भाग 9 अकेले था, उसमें भाग 9A जोड़ दिया गया, भाग 9B जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसके साथ जो है उसके पार्ट्स थोड़ा बढ़ गए। ठीक, पहले जहां 22 थे अभी वो 25 हो गए हैं, तो 3 जो है उसमें नए जोड़े गए हैं, तो ऐसे ही क्लॉजेस जोड़े गए हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि जैसे 22 था तो अभी भाग 23, भाग 24, भाग 25 ऐसे नहीं हुए हैं। जो पहले से ही भाग थे उसी में जो है क्लॉजेस जोड़ दिए गए हैं। तो इसी वजह से कहीं कहीं हो सकता है कि आपको देखने को मिले कि केवल जो है मतलब भाग जो है वो 22 ही हैं। अनुच्छेदों में भी यही हुआ है, उसमें भी सिर्फ क्लॉजेज जोड़े गए हैं। 395 के बाद जो है 396, 397 इस तरह से नहीं हुआ है। तो जो पहले से थे उसी में ही अनुच्छेदों को जोड़ दिया गया है। तो इस वजह से ये भी लिखा हुआ हो सकता है कि आज भी 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन अनुसूचियां जो है वो बढ़ गई हैं। और अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन 2020 में उत्तर प्रदेश स्टेट में जो जूनियर वाला स्टेट होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, यही वाला क्वेश्चन था कि जो है मतलब कि वर्तमान में भारत के जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद, कितने जो है अनुसूचियां और कितने भाग हैं। और उसमें ये उत्तर माना गया था कि 25 भाग हैं, 400 उस टाइम पे 425 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चंस में आपको विकल्प दिखे उसे हिसाब से आगे बढ़िएगा। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान पारित किया गया। उस टाइम पे इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। और अभी अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, तो 12 हो गई हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं, और अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो कोई अगर भांग खा के बैठा होगा तभी उसको नहीं पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि जो भारत के संविधान है इसको बनाने में कितना समय लगा। तो ये भी बड़ा फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है। कह रहे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि 2 साल। ओवरऑल जो समय लगा है वो कितना लगा है, तो 2 वर्ष 11 महीने और कितने दिन, तो 18 दिन। ठीक है, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल समय लगा है। ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया है, मेरे ख्याल से आरओ में पूछा गया था, पीसीएस के आरओ में, और यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है, जिसमें संविधान का जो प्रारूप है उस पर टोटल 114 दिन बहस हुई है। और ये भी हो सकता है पूछ ले कि टोटल जो है खर्चा कितना गिरा है, तो 63,96,729 रुपए खर्चे हुए हैं। ठीक है, उस टाइम पे खर्चे हुए थे। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। ऑप्शंस क्या क्या हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या बी आर अम्बेडकर। तो एक बार ना अगर ढंग से किसी ने पढ़ा नहीं है तो वो सोच भी नहीं सकता कि महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन सच यही है कि महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे। यद्यप उस समय जो भी फेमस लीडर्स थे सभी इसमें शामिल थे, लेकिन आप देखेंगे कि जो जिन्ना थे वो भी शामिल नहीं थे, और मतलब कि महात्मा गांधी भी इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो चीजें हैं वो सब सही है, यानी कि शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया। तो ऑप्शंस क्या है, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1950। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो याद रखिएगा, अभी ऊपर बताया कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि उस टाइम पे जब ये पारित किया गया था तो सारे के सारे आर्टिकल्स लागू नहीं हुए थे, कुछ ही अनुच्छेदों को लागू किया गया था, जिसमें लगभग आपको 15 आर्टिकल्स हैं जो उस टाइम पे लागू हुए थे। और वो आर्टिकल्स कौन हैं, ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं वो नागरिकता से संबंधित हैं। बता देते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 60,
आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388 और आर्टिकल 391, आर्टिकल 392 और आर्टिकल 393। केवल यही इतने आर्टिकल्स हैं, 15 आर्टिकल्स, जिनको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। बाकी को आगे चल करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि भारत का पहला राष्ट्रपति किन्हें चुना गया। अभी हमने ऊपर बताया था कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हीं को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और आगे चल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुने जाते हैं। ठीक, तो इसको याद रखना है हमें। और ये भी याद रखिएगा कि कब इनका जो है मतलब इनका जो चुनाव हुआ है या कब हुआ है, कब मतलब कि राष्ट्रपति बने हैं, तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था, तो भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश जो पीसीएस है उसमें 2021 में पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। ऑप्शंस क्या क्या हैं, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 नवंबर 1949। सही आंसर क्या होगा, ये बी वाला हो जाएगा कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक, कुछ अन्य और पॉइंट्स हैं इसमें जो हमें जानने चाहिए, जो हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे याद रखिएगा कि जो हमारी संविधान सभा है इसके द्वारा मई 1949 में क्या किया गया था, तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की गई थी। क्या किया गया, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की गई। कब, मई 1949 में। क्रोनोलॉजी में यह क्वेश्चन बन चुका है यूपी पीसीएस में, तो याद रखिएगा, अन्य छोटे एग्जाम्स में भी आराम से बन जाएगा। तो मई 1949 में भारत ने क्या किया है, तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। आगे देखिए 22 जुलाई 1947 को इसने क्या किया है, तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया। और आगे चल के 24 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है दोनों याद रखिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस जो है ना ये झंडा वाला मतलब कि राष्ट्रीय जो ध्वज है इसको पूछ चुका है। अभी उसने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान नहीं पूछा है, तो मैं भी आगे चल के वो पूछ ले कि 24 जनवरी 1950 को भारत के द्वारा मतलब भारतीय जो संविधान सभा थी इसके द्वारा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक, और आगे चल करके 24 जनवरी 1950 को इन्होंने क्या किया है, आगे क्या पीछे किया होगा, वैसे एक ही दिन किया है ना कि 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय ध्वज को और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। और इसी दिन क्या किया है, तो राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी चुना गया है। कब, 24 जनवरी 1950। फिर से बता रहे हैं, मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया, राष्ट्रीय गान को अपनाया और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और हमारे पड़ोस के बच्चे इतने दुष्ट हैं कि जैसे ही हम वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं वैसे ही आके हमारे दरवाजे पे खेलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारत की सदस्यता किसमें की थी। अभी ऊपर हमको बता रहे हैं कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी मई 1949 में। ठीक है, मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत के द्वारा ग्रहण की गई। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि संविधान सभा ने किस जानवर को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया था। तो उन्होंने जो हाथ मतलब कि शील या मुहर बनाई थी उस पे किसका चिन्ह बना था, यही पूछ रहे हैं। घोड़ा, हाथी, शेर या फिर गाय। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा हाथी ना। हाँ, बी वाला जो है वो सही हो जाएगा कि संविधान सभा ने अपने जो प्रतीक चिन्ह है उसके रूप में हाथी को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कि संविधान के मूल संरचना को किसने सजाया था, यानी कि उसके जो सौंदर्यीकरण और सजावट करने का काम है वो किसने किया है। ऑप्शंस क्या है, महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं, बी अम्बेडकर जी बिल्कुल नहीं, पटेल जी बिल्कुल नहीं। सही आंसर क्या होगा, नंदलाल बोस और विहार राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संविधान का जो मूल संस्करण था उसका सौंदर्यीकरण और सजावट करने के लिए जिन्हें चुना गया था वो थे शांति निकेतन में ही वो लोग रहा करते थे या उनके कलाकार थे। नाम क्या था, एक का नाम था नंदलाल बोस जी और दूसरे थे बी अहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है कि संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किनके द्वारा किया गया था। तो जो संविधान में हिंदी संस्करण था उसका सुलेखन, वैसे लिखा तो गया था अंग्रेजी में, बाद में इसको हिंदी इसका संस्करण किया गया है, और उस हिंदी संस्करण का सुलेखन करने का जो काम है वो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया है, जिसे आगे चल करके नंदलाल बोस जी के द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ भी याद रखिएगा। एक पॉइंट और है, जैसे उनका एक व्यक्ति थे जिनका नाम था HVR अयंगर। ठीक है, इनको संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ये तो हमने ये सारे कुछ क्वेश्चन देख लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर साल क्वेश्चन बन जाता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, जो कैबिनेट मिशन 1900 वैसे तो कैबिनेट मिशन कब आया था, ये आपसे क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कब आया था ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था ये आपसे क्वेश्चन है। हम बता देते हैं कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें सदस्य कितने थे। ठीक है, तो जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें टोटल 3 सदस्य थे, और उन 3 सदस्यों के नाम क्या थे, एक तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, दूसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और तीसरे जो थे वो थे AV अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो भारत की संविधान सभा थी, इसकी रचना के लिए संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा, तो स्वराज पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। वैसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मतलब कि इन्हीं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से संभव नहीं है। हाँ, आप हमारी प्रीवियस जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा ताकि कुछ भी ना छूटने पाए। एक और पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए, जो खूब पूछा जाता है, जैसे कि जब कैबिनेट मिशन 1945 आया, 1946 में एग्जैक्टली आया था, वैसे तो उत्तर ही मैंने बता दिया आपको, तो इसके प्रस्ताव पर गठित जो अंतरिम मंत्रिमंडल था 2 सितंबर 1946, जिसमें प्रधान मतलब कि PM कौन बने थे, तो वो बने थे जवाहरलाल नेहरू जी, अभी हमने ऊपर बताया। तो इसमें आप देखिए ये जो मंत्रिमंडल बना था कब, 1946 में, इस मंत्रिमंडल में कौन से व्यक्ति को कौन सा मंत्री मतलब बनाया गया था, ये हमें जानना चाहिए, खूब बनता है ये। तो पहले हम 1946 वाला देखेंगे कि 1946 में जो मंत्रिमंडल गठित हुआ उसमें किसको कौन सा विभाग मिला है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, तो ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष तथा विदेशी मामलों के और तथा राष्ट्रमंडल से संबंधित जो मामला था उसके मंत्री बनाए गए थे। ठीक, दूसरा देखिएगा वल्लभ भाई पटेल जी, तो ये कौन से मंत्री थे, तो गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह जो है वो रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे, जबकि जो सिराज गोपालाचारी थे वो शिक्षा मंत्री थे, और CH भाभा ये कार्य खान और बंदरगाह मंत्री थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जो आशफ अली थे ये रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री थे। BPSC TRE 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कि श्रम मंत्री कौन थे, तो उनका नाम था जगजीवन राम जी, और ये NCERT में दिया हुआ था, NCERT से एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बना हुआ था। आगे आप देखिए, इसी टाइम पे 26 अक्टूबर 1946, ये डेट भी याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1946 को मंत्रिमंडल में 5 जो है वो मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल होते हैं। ये 5 के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये 5 व्यक्ति कौन थे, एक तो थे लियाकत अली खान जो कि वित्त मंत्री थे। ठीक है, दूसरे थे वाणिज्य मंत्री जिनका नाम था I चुंदरीगर, तीसरे थे अब्दुल रब नश्तर जो कि संचार मंत्री थे, और चौथे थे जोगेंद्र नाथ मंडल जो कि विधि मंत्री थे, और पांचवें में आ जाते हैं गजानतर अली खान जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे। और टोटल जो मंत्री थे वो कितने थे, टोटल मंत्री थे मुस्लिम लीग और मतलब कि जो क्या था उसका नाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों को मिला करके टोटल जो मंत्री बने थे 1946 में वो 14 मंत्री थे। ठीक, जिसमें 5 थे कहाँ से, मुस्लिम लीग से, और मुस्लिम लीग वाले कब शामिल हुए हैं, 26 अक्टूबर 1946 को। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर आगे देखिए, जब भारत देश स्वतंत्र हो गया ना, तो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, और कब, तो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल है वो गठित किया गया है 1947 में। कब, तो
तो 1947 में गठित किया गया। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास वही सारी चीजें जो पहले थी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध। दूसरा आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके पास क्या था, तो गृह मंत्री थे, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे और राज्यों के मामले के जो भी मंत्री थे वो वही थे। तीसरे में आप देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास पहले भी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भी खाद्य और कृषि मंत्री थे और आज भी वो खाद्य और कृषि मंत्री, यानी कि 1947 में जब आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ उस टाइम पे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि मंत्रालय ही था। ठीक, फिर आप देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर जान मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री थे, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर विधि मंत्री थे। पहले विधि मंत्री कौन थे, तो जोगेंद्र नाथ मंडल, लेकिन अभी विधि मंत्री कौन हो गए हैं आजाद भारत वाले मंत्रिमंडल में, तो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी। फिर आप देखिए जगजीवन राम पहले भी जो है श्रम मंत्री थे, आज भी हैं। बलदेव सिंह जो है ये पहले वाले में भी रक्षा मंत्री थे। इनको तो मैंने याद करके रखा हुआ है कि रक्षा वही कर सकता है ना जिसके पास बल हो, तो इसी वजह से बलदेव सिंह मुझे याद रहते हैं। फिर स्वास्थ्य मंत्री कौन है, राजकुमारी अमृत कौर जी बनाई गई और जो C.H. भाभा थे वो वाणिज्य मंत्री बनाए गए। रफी अहमद किदवई संचार मंत्री, R.K. षणमुखम सेट्टी वित्त मंत्री बने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने और तथा V.N. गाडगिल जो है वो कार्य खान और ऊर्जा मंत्री के रूप में नियुक्त हुए गए। ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। एक अन्य पॉइंट याद रखिएगा और वो पॉइंट क्या है कि भारत के रियासतों का एकीकरण करने का जो काम किया गया था, या एकीकरण, तो भारत की जो रियासतें थी इनका एकीकरण करने का काम किनको सौंपा गया, एकीकरण करने का जो काम है वो वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग गठित किया गया था और उसके सचिव के रूप में बीपी मेनन थे। ठीक है, तो जो ये एकीकरण किया गया है रियासतों का, जो 563 रियासतें थी उनको जो भारत देश में विलय करने का काम किया गया है, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, लेकिन उसके सचिव के रूप में जो विभाग बनाया गया था उसके सचिव के रूप में बीपी मेनन जी काम कर रहे थे। तो दोनों लोगों का मिला जुला रूप है, लेकिन हम लोग पटेल जी को ही ज़्यादा याद रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी हमें याद रखना है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए हैं डिटेल में जाने के लिए, यानी कि आप चाहते हैं कि डिटेल में पढ़ लें तो आप डिटेल के लिए हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख सकते हैं। अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, नया वाला जो एडिशन आया है उसी से मैंने पूरा बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख करके पूरा का पूरा एक एक पॉइंट समझ सकते हैं। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। और जो हमारी NCERT हिस्ट्री चल रही है उसके साथ जुड़ना मत भूलिए, वो भी बहुत ही काम की वीडियो है, इवन लूसेंट से कहीं ज़्यादा काम की वो वीडियो है। क्यों? क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है उसमें आप देखेंगे कि NCERT जो है उससे क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि थोड़ा लेंदी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो भी अब एग्ज़ाम का जो नेचर है ना वो थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से आप उसको जो है ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस भी अच्छे हैं जो वनडे एग्ज़ाम्स है उसमें स्पेशली जो BPSC कि बिहार का जो कमीशन है वो तो कुछ ज़्यादा ही लूसेंट से क्वेश्चंस बनाता है। बाकी आप अदर जो स्टेट वाले हैं उनके लिए भी फॉलो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये गाइड के रूप में है ये बुक। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।